रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 52। 52 निहायती घटिया इंसान। वैसे आपको कैसे पता चला कि मुझे दिन इंटरव्यू के लिए गया था या इंटरव्यू देकर आया था? अर्जुन के चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे और वह प्लेन टोन में बोलता है। जब मैं तुम्हें वहां पर मिला था तो तुम्हारे हाथ में फाइल थी जैसे कि अभी है। ऐसे में अगर कोई भी तुम्हें देखा तो बता सकता था कि तुम इंटरव्यू देकर या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हो। उसकी बात सुनकर पुनीत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, कोई बात नहीं है, आई होप कि यह जब मुझे मिल जाए क्योंकि मुझे सच में जॉब की बहुत ज़रूरत है। अब आप जाए, आपको भी तो डिले हो रहा होगा। वैसे भी यहाँ के बस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मैंने ऐसा सुना है। अगर आप मेरी वजह से लेट हो गए तो आपको बहुत डांट पड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को डांट पड़े। इतना कहते हुए पुनीत मुस्कुरा देता है। वही वहां पर मौजूद जितने भी एम्प्लॉयज थे उन्हें तो ठंडा पसीना आ रहा था। उसकी बात सुनने के बाद अर्जुन उसकी तरफ देखा है और विश्वास के साथ बोलता है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह पोस्ट तुम्हें ही मिलेगी। और इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद दूसरे नंबर के बाद तीसरा नंबर पुनीत का ही आता है। अंदर जाकर उसने थोड़े ही सवालों के जवाब दिए थे कि तभी इंटरव्यू की टेबल पर रखा हुआ फोन बजता है और उसमें से अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, पुनीत महाजन को ही यह जॉब देना, बाकी सबको भेज दो। इंटरव्यूअर ने पहले ही पुनीत का नाम देख लिया था और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने बैठा हुआ वह इंसान आखिर अर्जुन को कैसे जानता है। और अगर वह अर्जुन को पहले से ही जानता था तो फिर यहाँ पर आकर इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी, वह तो डायरेक्ट भी है जॉब ले सकता था। फोन खत्म होने के बाद इंटरव्यू पुनीत की तरफ देखते हुए बोलता है, मिस्टर, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? इंटरव्यूअर की आवाज में आए हुए इस नरमी और बदलाव को देखकर पुनीत भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है और वह बोलता है, जी सर, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या आप प्रेसिडेंट को पहले से ही जानते हैं? क्योंकि अभी अभी उनका ही कॉल आया था और उन्होंने बताया है कि यह पोस्ट आपको ही देनी है। उसकी यह बात सुनकर तो पुनीत भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तुरंत ही जवाब देता है, नहीं सर, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। मैं उन्हें कैसे जान सकता हूँ, वह इतने ज़्यादा बड़े इंसान हैं। इंटरव्यू और एक बार फिर से उसका नाम कंफर्म करते हुए बोलता है, क्या आपका पूरा नाम पुनीत महाजन ही है? हाँ सर, मेरा नाम यही है। अगले ही पल इंटरव्यू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़ते हुए बोलता है, थे कंग्रेचुलेशन दिस जॉब फॉर यू। आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अर्जुन सर का कॉल नहीं भी आता तब भी मैं आपको ही यह जॉब देने वाला था, बिकॉज यू आर एक्सीलेंट। इतना बोलकर वह उसे बाहर भेज देता है। बाहर निकलते हुए पुनीत के चेहरे पर खुशी और कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर एक लेडी आती है और वह पुनीत के सामने अपना हाथ आगे बढ़ते हुए बोलती है, हेलो, मेरा नाम सरीना है। मैं यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ। मैंने देखा था अभी थोड़ी देर पहले आपसे प्रेसिडेंट कर मिलने आए थे, क्या आप उन्हें जानते हैं? एक बार फिर से प्रेसिडेंट का नाम सुनकर पुनीत हैरान रह जाता है और वह बोलता है, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। ये बोलते बोलते वह अचानक से रुक जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर अर्जुन उससे मिलने के लिए आया था, जिसे याद करते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह सरीना की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या अभी थोड़ी देर पहले जो मुझसे मिलने आए थे क्या वही अर्जुन कपूर है? उसका ये सवाल सुनकर सरीना भी एक पल के लिए हैरान रह जाती है और वह पुनीत को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोलती है, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता था कि वही यहाँ के प्रेसिडेंट है? हाँ, वही अर्जुन कपूर है। वैसे वह किसी से भी जल्दी से बात नहीं करते हैं, आई वंडर कि वह तुमसे क्यों बात कर रहे थे? वह भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, क्या तुमने पहले से जानते हो? ये सुनते के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसे अर्जुन की कही हुई बात याद आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए बोलता है,
हाँ, मैंने पहले से ही जानता हूँ। शायद किस्मत नहीं हमें यहाँ पर मिलवाया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। वेल थैंक यू सो मच मिस सरीना, कल मिलते हैं। ये बोलते हुए वह खुशी खुशी अपनी फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने आप से ही बातें करते हुए बोलता है, माँ हमेशा सही कहती हैं, अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। कहाँ मैं एक छोटी सी कंपनी के लिए दुखी हो रहा था और अब मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी पर जब मिल गई है। माँ को जब ये बात पता चलेगी तो वह कितनी ज़्यादा खुश होगी। अंडस्को आयशा की गाड़ी एकदम से कपूर विला के सामने आकर रुकती है और वह जल्दी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर भागते हुए जाती है। और जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, अंदर का नज़ारा देखकर वह हैरान रह जाती है। अंदर अनन्या अल्पेश को गले लगाए हुए खड़ी थी और रो रही थी। वही अभिनव इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके होठों के किनारों से खून निकल रहा था और अल्पेश उसे अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहा था। आयशा भागते हुए अंदर जाती हो और बोलती है, अनन्या क्या हुआ है और यह इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। आयशा यह नहीं बताना चाहती थी कि वह इसे पहले से जानती है, इसलिए वह इस तरह से रिएक्ट कर रही थी। जब आयशा अपने ऑफिस में बैठकर आराम से काम कर रही थी तभी उसे नंदिनी का फ़ोन आया था और उसने उसे बताया था कि घर पर कोई इंसान आया हुआ है जो कि अनन्या दीदी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आयशा को ये तो नहीं पता था कि कौन आया हुआ है, लेकिन वह इस तरह से अनन्या को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए वह तुरंत ही अपनी चाबी लेकर खुद ही ड्राइव करते हुए यहाँ पर आ गई थी। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि यहाँ पर पहले से ही सिचुएशन हैंडल हो चुकी होगी और वह भी किसी और के हाथों नहीं, अल्पेश के हाथों। एक बार फिर से अभिनव को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। आयशा जल्दी से अनन्या के पास जाती है और बोलती है, अनन्या तुम ठीक तो हो ना? उसकी यह बात सुनकर अनन्या अपने होश में आती है और वह अपने आप को देखते हैं जो कि अल्पेश की बाहों में समाई हुई थी। वह अपने आप को अल्पेश की बाहों से फ्री करती है और आयशा की तरफ देखते हुए बोलती है, दीदी वही इंसान है। अनन्या से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। वही जैसे ही अल्पेश उसकी यह बात सुनता है वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अनन्या क्या कहना चाह रही है। पहले तो उसे बस अभिनव पर शक ही था, लेकिन जब उसने अभिनव को अपनी वाइफ के साथ बदतमीजी करते हुए देखा और अब उसकी बातें सुनकर उसे पक्का यकीन हो गया था। जो होटल में उसके साथ गलत करना चाहता था वह कोई और नहीं बल्कि अभिनव ही था। फ्लैशबैक। अनन्या और नंदिनी दोनों ही किचन में जाकर अपने लिए कुछ खाना बना रही थी, क्योंकि उन्हें हेल्दी फूड खाने की इतनी आदत नहीं थी जो सुबह में ब्रेकफास्ट में उन लोगों को खाना पड़ा था। नंदिनी अनन्या की तरफ देखते हुए बोलती है, वैसे दीदी मानना पड़ेगा आपको सच में पता है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बनाने आती है। मुझे नहीं पता था कि आपके घर में ही पिज़्ज़ा बनाना भी आता है। पता है आयशा दीदी को पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है, लेकिन अर्जुन जीजा जी कभी भी उन्हें ये सब खाने की परमिशन नहीं देते हैं और साथ ही साथ चिराग जी को भी उनके साथ ही वह अजीब सा खाना खाना पड़ता है। उसकी बात सुनकर अनन्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, कोई बात नहीं, मैं उनके लिए भी पिज़्ज़ा बना दूंगी। अभी के लिए हम हमारे लिए बना लेते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है? उसकी बात सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है और वह जल्दी से जाकर उसे गले लगा लेती है। तभी किचन के बाहर से उन्हें किसी अनजान की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर नंदिनी और अनन्या दोनों ही डर जाती है। क्या बात है मिस ब्यूटीफुल, तुम्हें खाना भी बनाना आता है? वैसे मुझे नहीं पता था कि होटल में तुम इस तरह से गुम हो जाओगी कि जब मैं यहाँ अपने घर पर आऊँगा तो मुझे तुम यहाँ पर मिलेगी। लेकिन कोई बात नहीं, वह कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वह एक नज़र अनन्या के बगल में खड़ी हुई नंदिनी के तरफ भी देखा है, वह भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन फिलहाल वह पहले अनन्या से हिसाब चुकता करना चाहता था। नंदिनी का हाथ पकड़ता है और उसे एक रूम में ले जाकर बंद कर देता है और अनन्या की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, कोई बात नहीं है,
अगर उस समय पर मेरा वह काम नहीं हो पाया तो वैसे कहना पड़ेगा साड़ी में तो मर भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। तुम्हारी पतली कमर तो कहर उठा रही है। अब मैं अपने आप को और नहीं रोक सकता हूँ। सर्वेंट अपना काम करने के बाद पहले ही सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे और आपको शाम को ही वापस आने वाले थे और चंद्रिका आंटी कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई हुई थी, इसलिए घर पर इस वक्त सिर्फ अनन्या और नंदिनी ही रह गए थे। उसकी बातें सुनकर अनन्या बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी अपने आप को हिम्मत देते हुए वह गुस्से से अभिनव की तरफ देखती है और बोलती है, देखो तुम जो कोई भी हो अभी के अभी यहाँ से निकाल जाओ, वरना अगर मेरे पति को इस बारे में पता चल गया ना तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनते ही अभिनव उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा है तो उसकी आंखों में और भी ज्यादा चमक आ जाती है और वह बोलता है, अच्छा तो एक दिन के अंदर तुमने शादी भी कर ली है? क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा फास्ट निकलेगी। वैसे क्या तुमने अपने पति को बताया है कि तुम एक रात के लिए किसी और का बिस्तर गर्म करके उसके पास आई हो? उसने इतना कहा ही था कि उसे अपने गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जाकर लगता है जिससे उसका सर एक साइड में झुक जाता है। अनन्या इस वक्त सच में बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वह अपनी एक उंगली उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, खबरदार जो तुमने मेरे पति के बारे में एक शब्द भी बोला तो तुम जैसा नामर्द क्या समझेगा कि मेरे पति कितने ज्यादा अच्छे हैं। वह तुम्हारे जैसे निहायती घटिया इंसान नहीं है। अभिनव को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वह घूरते हुए अन्य की तरफ देखा है और उसके गाल पर एक तमाशा चढ़ते हुए बोलता है, साली तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसे रात होटल में तो कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन अब न ही तेरी इज्जत नीलाम होगी बल्कि मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, उसे पूरी तरह से वायरल भी कर दूंगा। तब देखता हूँ तेरा पति तेरा कितना साथ देता है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।